काशिफ और निदा अपनी गाड़ी में बैठे आधी रात के करीब एक पार्टी से वापस आ रहे थे। काशिफ बोला, निदा, रास्ता बहुत खराब है और मौसम भी खराब हो रहा है। लगता है कि मुझको आज रात तुम्हारे घर पर ही रहना पड़ेगा। निदा काशिफ की तरफ देखते हुए बोली, ये क्या कह रहे हो तुम जानते हो ना कि पापा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं। काशिफ निदा के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोला, मेरी प्यारी, इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है। मौसम देखो कितना खराब है। निदा ने गाड़ी की खिड़की से बाहर सर निकाल कर देखा तो आसमान बिल्कुल सुर्ख हुआ था। आंधी ऐसी थी, आंधी क्या तूफान था। दरख्त भी आपस में टकरा रहे थे। लग रहा था जैसे अभी कोई दरख्त इनकी गाड़ी पर गिर जाएगा। यार, मौसम तो बहुत डरावना लग रहा है। और तुमने ये क्या गाड़ी भी जंगल के रास्ते पर डाल दी है? निदा काशिफ की तरफ परेशानी की हालत में देखते हुए बोली। काशिफ निदा को हौसला देते हुए बोला, तुम फिक्र ना करो मेरी जान, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और फिर कब्रिस्तान के पास आकर एक झटके के साथ इनकी गाड़ी रुक गई। क्या हुआ काशिफ, गाड़ी क्यों रोक दी, वो भी इस जगह? निदा कब्रिस्तान की तरफ देखते हुए बोली, गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है। काशिफ ने स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए बोला। अब क्या करें? निदा ने परेशान होकर पूछा। चलो गाड़ी से बाहर निकलकर किसी की हेल्प लेते हैं। काशिफ ने सीट बेल्ट खोलते हुए कहा। तुम पागल हो क्या? इस जगह पर हमें कौन मिलेगा जो हमारी हेल्प करेगा? निदा ने अपने बालों को क्लिप से बंद करते हुए कहा। कोई ना कोई तो होगा, काशिफ ने कहा। हाँ होगा, लेकिन इंसान नहीं, भूत। निदा ने अपना सर दोनों हाथों से थामते हुए कहा। कोई नहीं तो भूतों से ही मदद मांग लेंगे, काशिफ ने निदा को चिढ़ाते हुए कहा। और हाँ, मोबाइल में सिग्नल भी नहीं आ रहे। काशिफ निदा को गाड़ी से बाहर निकलते हुए बोला, चलो मैं तुमको पैदल छोड़ आता हूँ, वैसे भी आगे थोड़ा सा ही रास्ता रह गया है। मैं नहीं जाऊंगी, आधी रात हो गई है और तुम मुझे कब्रिस्तान में ले जाने का बोल रहे हो? निदा अपने सुनहरे बालों में हाथ फेरते हुए बोली। काशिफ निदा को गाड़ी से बाहर खींचते हुए बोला, ज्यादा नखरे ना करो और सीधी तरह मेरे साथ चलो। काशिफ ने मुस्कुरा कर कहा तो निदा मजीद चढ़ गई। अब वो दोनों कब्रिस्तान के बीचों बीच से गुजर रहे थे कि अचानक निदा ने अपने पैर पर कोई गिरफ्त महसूस की जो इसे आगे बढ़ने से रोक रही थी। निदा ने जब मोबाइल टॉर्च अपने पैर की तरफ मारी तो इसके मुंह से एक भयानक चीख निकली और फिर सुनसान माहौल में इसकी चीख से एक खौफ की लहर पैदा हुई। कब्र से एक लाश का हाथ बाहर था जिसने निदा का पैर अपनी गिरफ्त में ले रखा था। काशिफ ने निदा का पैर लाश की गिरफ्त से छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। निदा मुसलसल चीखे जा रही थी। काशिफ ने इधर उधर चिल्लाते हुए मदद के लिए पुकारा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। काशिफ ने पास पड़े हुए एक बड़े से पत्थर को नीचे से उठाया और लाश के हाथ पर पूरी कुव्वत से दे मारा तो दर्द की वजह से निदा के पैर से इसकी गिरफ्त भी कम हो गई। काशिफ और निदा वहाँ से भागने लगे। अचानक सामने एक लंबा आदमी कफन में लिपटा इनके सामने खड़ा था। इसके चेहरे से तमाम गोश्त गायब था और जगह जगह से खून निकल रहा था। सफ़ेद कफन खून की वजह से सुर्ख रंग में तब्दील हो चुका था और इसका एक बाजू जिस्म के साथ लटक रहा था। अंदेशा था कि वो बाजू टूटकर अभी गिर जाएगा। कौन हो तुम? निदा ने कांपती हुई आवाज़ में पूछा तो लाश ने एक कहकहा बुलंद किया और फिर इसकी फरफराती आवाज़ सुनाई दी। तुम्हारी मौत। मम्मा मौत? काशिफ बमुश्किल अपने अल्फाज पूरे करते हुए बोला। हाँ, तुम्हारी मौत, लाश ने कहा। निदा ने ज़मीन से मिट्टी उठाई और लाश की आंखों की तरफ उछाल दी। इतने में वो दोनों वहाँ से भाग निकले और एक बड़े से दरख्त के पीछे छुप गए। निदा रोते हुए काशिफ से बोली कि लाश क्या कह रही थी, वो हमें क्यों मारना चाहती है? काशिफ बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र नहीं करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। और फिर काशिफ निदा को अपनी बाहों में लेकर इसके होंठों पर अपनी उंगली रख देता है। ऐसा कुछ नहीं होगा, इसलिए तुम परेशान ना हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। काशिफ, हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, निदा ने इधर उधर नजरें दौड़ाते हुए कहा। इसके बाद काशिफ और निदा दरख्तों की आड़ में छुपते हुए कब्रिस्तान से बाहर निकल आए। इसके बाद वो सरपट भागते भागते बहुत दूर निकल आए। इनकी टांगें अब भागने में इनका साथ नहीं दे रही थीं। सांस फूला हुआ था और वो दोनों थककर चूर हो गए थे। काशिफ, तुम ठीक हो ना? निदा बोली। मैं ठीक हूँ निदा, और ये अच्छा हुआ कि हम दोनों उस लाश के हाथों बच गए।
निदा काशिफ को गुस्से से देखते हुए बोली, तुमको अभी भी मजाक सूझ रहा है? सारी बातें छोड़ो और रात गुजारने के लिए कोई जगह तलाश करो। फिर काशिफ ने एक लंबा सांस लेते हुए कहा, अब क्या ये भी करना पड़ेगा? ये तो बहुत सुनसान इलाका है, पता नहीं यहाँ कोई रहता भी होगा या नहीं। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, पर क्या पता कोई मिल जाए। काशिफ, तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? निदा ने काशिफ की तरफ देखते हुए पूछा। वो तो कब्रिस्तान में ही कहीं गिर गया है। चलते चलते वो दोनों थक चुके थे। निदा एक पत्थर पर बैठते हुए बोली, मैं अब और नहीं चल सकती। काशिफ भी इसके साथ ही बैठ गया और निदा से पूछा, निदा तुम ठीक तो हो ना? थक गई हूँ और बहुत भूख भी लग रही है। भूख तो मुझे भी लग रही है। काशिफ अपने पेट पर हाथ फेरते हुए बोला कि इतने में इन्हें दूर से धुआं निकलता नजर आया और धुएं की तरफ देखते हुए काशिफ बोला, निदा शायद वहाँ पर कोई घर और कुछ इंसान भी हों जो हमारी मदद कर सकते हों। काशिफ, वहाँ भूत भी तो हो सकते हैं। निदा बोली, तुमको हर वक्त भूत ही याद आते रहते हैं। काशिफ बोला, क्या कोई ख़ास रिश्ता है इनसे तुम्हारा? और फिर बातों बातों में वो दोनों उस जगह पहुंच गए जहाँ से धुआं निकल रहा था। ये घर तो नहीं है, बल्कि एक पुरानी खंडर नुमा हवेली है। इसमें हम रात किस तरह गुजारेंगे? इस हवेली में तो भूत भी रहने से पहले 10 बार सोचते होंगे। निदा सहमे हुए अंदाज में बोली, निदा एक तो तुमको बहुत भूत याद आते हैं। बस आज रात की तो बात है यार, कल सुबह होते ही हम अपने घर चले जाएंगे। और फिर काशिफ और निदा दोनों घर में दाखिल हो गए। उन्होंने देखा कि पूरे घर में हर तरफ जाले ही जाले लगे हुए हैं, जैसे कोई बरसों से यहाँ पर आया ही ना हो। अचानक बहुत ठंडी हवा का झोंका आया और साथ ही बाहर जाने का दरवाजा चरचराहट की आवाज़ के साथ बंद हो गया। इसके बाद दोनों पर जैसे कपकपी तारी हो गई। फिर दोनों ने अपने हवास काबू में करने के बाद डरे सहमे अंदाज में आगे बढ़ने को तरजीह दी। उन्होंने देखा कि सहन में एक बूढ़ा आदमी सफ़ेद लिबास में मौजूद है और हाथ में बड़े दानों की तस्बीह है और ज़िक्र बारी ताला में मसरूफ़ है। काशिफ बूढ़े की तवज्जो हासिल करने के लिए खांसने लगा तो बूढ़ा चौंका और एकदम अपनी आंखें खोल दी और पीछे मुड़कर काशिफ और निदा को देखा और गोया हुआ, आ गए तुम दोनों? आज की रात तुम इस कमरे में बसर कर सकते हो। काशिफ हैरानगी से बोला, हमने तो आपको नहीं बताया कि हमें यहाँ रुकना है। बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए बोला, मैं सब जानता हूँ, तुम जाओ कमरे में। वो एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए बोला तो काशिफ निदा का बाजू पकड़ते हुए बोला, चलो निदा चलते हैं, वैसे भी मैं बहुत थक चुकी हूँ। निदा बोली। दोनों ने कमरे का दरवाज़ा खोला तो इनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। कमरे के आतिशदान में आग सुलग रही थी, जिसकी वजह से कमरा खासा गर्म और पुरसकून था। पूरा कमरा जदीद तर्ज के फर्नीचर से आरास्ता था। फर्श पर बेशकीमत कालीन बिछा हुआ था। कमरे की छत पर एक फानूस लटक रहा था। दीवार पर खूबसूरत महंगी तस्वीरें लगी हुई थीं। दरमियान में एक मेज़ और इसके इर्द गिर्द खूबसूरत सोफे रंग बिरंगे पड़े हुए थे। एक तरफ बेशकीमत बेड था। दोनों कमरे की हालत देखकर काफ़ी परेशान हो गए थे। इस खंडरनुमा हवेली में इस कदर सजे सजाए कमरे जिसे आंखें चुंधिया रही हैं, उसे देखकर दोनों काफ़ी महवे हैरत थे। निदा बिस्तर पर बैठते हुए बोली, चलो कुछ भी हो, आराम की जगह तो मिली। काशिफ भी निदा के साथ ही लेट गया। और अब खाना भी मिल जाए तो मज़ा आ जाए, काशिफ बोला। दोनों भी बातें ही कर रहे थे कि कमरे में आवाज़ देकर 3 मुलाजिम दाखिल हुए। उन्होंने कई डिशें उठा रखी थी और इन डिशों में अनवाओ इकसाम के मज़ेदार खाने मौजूद थे। उन्होंने डिशें मेज़ पर रख दी और बोले, आप दोनों का खाना हाजिर है, खाइए। और दोनों कमरे से निकलते चले गए। इनके जाने के बाद वो दोनों उठे और खाना खाकर चैन की नींद सो गए। दोनों इस कदर थक चुके थे कि आंखें बंद करते ही गहरी नींद सो गए। हर तरफ हूँ का आलम, सन्नाटा और कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें थीं, जिससे दोनों की आंखें खुल गईं। तो इन दोनों ने खुद को इसी कब्रिस्तान में पाया जहाँ से वो जान बचाकर भागे थे। इन दोनों पर कपकपी तारी हो चुकी थी। वो दोनों बहुत डर चुके थे। इतनी सर्दी में भी इनको पसीना आ रहा था। दोनों को अब अपनी मौत नज़र आ रही थी। और फिर अचानक बूढ़ा आदमी इनकी तरफ बढ़ता हुआ इनको नज़र आया तो काशिफ घुमघुमाया, आप कौन हैं? फिर वो बूढ़ा आदमी अब लाश के रूप में नज़र आने लगा। लाश को देखकर निदा के मुंह से फलक शिगाफ चीख निकली, जिसे करबो जवार का इलाका दहल गया। मैं आखिरी ख्वाहिश तुम लोगों की पूरी करना चाहता था, इसलिए सोने के लिए तुमको अच्छा कमरा दिया, खाने के लिए बेहतरीन खाना। अब तुम लोगों को मौत दूंगा,
ताकि कोई तुम लोगों को जुदा ना कर सके। ये कहते हुए लाश का कहकहा फिजा में बुलंद हुआ। तुम हमारी जान के दुश्मन क्यों बने हुए हो? हमने क्या किया है जो तुम हमारी जान लेना चाहते हो? निदा की कांपती हुई आवाज़ सुनाई दी। फिर लाश की खुरखुराती हुई दहशतनाक भारी आवाज़ सुनाई दी। मोहब्बत, मेरी महबूबा को भी जालिम लोगों ने मुझसे दूर किया था और मुझे सजाए मौत दी थी, इसलिए मैं इस दुनिया में अब प्यार नहीं रहने दूंगा। लाश ने कहते हुए फिर कहकहा बुलंद किया और आगे बढ़ते हुए एक हाथ से काशिफ को और दूसरे हाथ से निदा की गर्दन को पकड़ लिया। इन दोनों की चीखों से कब्रिस्तान गूंज उठा कि इतने में करीब की आबादी की मस्जिद से अजान फजर सुनाई दी। अजान की आवाज़ सुनते ही लाश की बौखलाहट दीदनी थी। ये क्या हो गया? लाश के मुंह से निकला और लाश अपनी जगह से गायब हो गई। झट काशिफ ने निदा का हाथ पकड़ा और सरपट भागने लगा। कब्रिस्तान से निकलकर वो सीधा अपनी गाड़ी के पास पहुंचा और दरवाज़ा खोलकर सीट पर बैठ गया। इतनी देर में निदा भी गाड़ी में बैठ चुकी थी। काशिफ ने गाड़ी स्टार्ट की। अरे ये क्या? गाड़ी फौरन स्टार्ट हो गई। काशिफ ने एक्सीलेटर पर पाँव का फुल दबाव डाला तो गाड़ी झटके से आगे बढ़ी और फर्राटे भरने लगी। निदा की हालत ऐसी थी कि जैसे वो गहरी नींद से दो चार हो गए हो।